हेलो एस फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपीएससी ओलंपियाड। यहाँ हम कंटिन्यू कर रहे हैं इंडियन पॉलिटी की सीरीज और अब हम आ गए हैं शेड्यूल्स पर। यहाँ मैंने आपको सारे शेड्यूल्स ला के दे दिए हैं। इनको अगर अच्छे से पढ़ लेंगे आप तो फिर यूपीएससी में ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है शेड्यूल से जो आपसे ना बने। ठीक है, सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ कवर की हुई है और लास्ट में फिर यहाँ पर पीवाईक्यूज भी हम देखेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आपको समझ आ जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन बनता है ना। यहाँ पर देखते हैं जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें पहले कितने शेड्यूल थे? 8 शेड्यूल थे। ठीक है, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 8 शेड्यूल थे, बाद में 4 नए ऐड किए गए। 4 कौन कौन से थे? 9th, 10th, 11th और 12th। ठीक है, 9th वाला फर्स्ट अमेंडमेंट से ऐड किया गया 1951 में, 10th वाला जो है 1985 में ऐड किया गया, 11th वाला जो है वो 1992 में और 12th वाला भी 1992 में। ठीक है, 9th वाले में कुछ ऐसे लॉज और कुछ ऐसे एक्ट्स मिलते हैं जो कि जिस पर जुडिशरी रिव्यू नहीं कर सकती है, तो 9th शेड्यूल इसलिए ऐड किया गया। ठीक है, जिससे एग्जीक्यूटिव्स के कुछ ऐसे लॉज और एक्ट रहें जो जुडिशरी के जुडिशल रिव्यू के परमिट से बाहर रहें। ठीक है ना। देन 10th वाले में एंटी डिफेक्शन लॉ है। ठीक है, एंटी डिफेक्शन लॉ 10th शेड्यूल में है। और फिर 11th में है पीआरआईज, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, और 12th वाले में है म्यूनसिपालिटीज। ठीक है, लोकल गवर्नमेंट इन इन सिटीज। ठीक है, तो ये यहाँ पर है। अब हम देखते हैं ये जो फर्स्ट टाइम इनको मेंशन किया गया था वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में किया गया था। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में भी शेड्यूल्स थे, तो वहाँ से हमने इनको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिया है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर एक ट्रिक भी है इनको याद रखने के लिए आपको, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। ठीक है, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम आपको सारे 12 शेड्यूल इससे याद हो जाएंगे। जैसे कि टी से आता है टेरिटरी। ठीक है, एक काम करते हैं पहले पूरे पढ़ लेते हैं फिर लास्ट में देखेंगे ट्रिक से, है ना, क्योंकि अभी तो पहले आपको पता होना चाहिए कि क्या है ना। तो जो फर्स्ट शेड्यूल है उसमें सारे स्टेट्स के और यूनियन टेरिटरीज के नाम दिए गए हैं। ठीक है, अब शेड्यूल्स बनाए क्यों गए उसका रीजन मैं आपको बता देता हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन में अगर सारी चीजें मेंशन कर देते तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन और बल्कि हो जाता और लेंदी हो जाता, वो बुक जो है कॉन्स्टिट्यूशन वो और मोटी हो जाती। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज लिखी गई हैं, बाकी कुछ एक्स्ट्रा जानकारी जो है, ठीक है, जो लिस्ट वगैरह है वो शेड्यूल्स में डाल दी गई हैं। जैसे कि जो स्टेट्स हैं, ठीक है, स्टेट्स चेंज होते रहते हैं, ठीक है, नए भी बनते हैं और बहुत सारे स्टेट्स की लिस्ट है पूरी, तो इसको अलग से शेड्यूल में एक बुक बना दी इसकी। शेड्यूल्स मतलब ये 12 बुक्स हैं एक तरीके से, आप ये समझ लीजिए। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में बस इतना बताया है कि ये वाली बात हमने शेड्यूल 1 में बोली है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में ज़्यादा चीज़ें नहीं लिखनी पड़े इसलिए हमने शेड्यूल्स बनाए गए। ठीक है, तो फर्स्ट शेड्यूल में 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरी के नाम है। ठीक है, उनका टेरिटोरियल जुरिडिक्शन है, कहाँ से कहाँ तक कौन कौन है। ठीक है, बस ये है। इसका अगर आर्टिकल देखें तो 1 से 4 तक है। ओके, फिर शेड्यूल 2 में इमोल्यूमेंट्स हैं, अलाउंसेस हैं और प्रिविलेजेस हैं। ठीक है, अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है कि किस किस के यहाँ पर इमोल्यूमेंट्स दिए हैं और किस किस के नहीं दिए हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन डायरेक्ट यहीं से बनता है। ठीक है, तो देखिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इमोल्यूमेंट्स यहाँ पर मेंशन है, गवर्नर के भी यहाँ पर मेंशन है, स्पीकर डिप्टी स्पीकर के लोकसभा के जो रहते हैं उनके भी सैलरीज वगैरह जो है वो यहाँ मेंशन है। ठीक है, चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा भी यहाँ पर है, स्पीकर डिप्टी स्पीकर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली यहाँ पर है, चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल यहाँ पर है, जजेस जो भी हैं इंडिया के सबकी सैलरीज यहाँ मेंशन है सारी, और कैग की सैलरी भी यहाँ मेंशन है। ठीक है ना, तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। इतने लोगों की सैलरीज यहाँ पर मेंशन है कि इनको कितनी सैलरी मिलेगी और कैसे कैसे मिलेगी। ठीक है, किन की मेंशन नहीं है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चेयरमैन ऑफ यूपीएससी, देखो यूपीएससी क्या कर देगा, आपको ऐसे क्वेश्चंस देगा जिससे आप ऐसे ऑप्शंस देगा जिससे आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो उसमें वो बोलेगा कि चेयरमैन ऑफ यूपीएससी की सैलरी भी सेकंड शेड्यूल में मेंशन है, तो आपको ये चीज़ गलत है। ठीक है, यूपीएससी चेयरमैन की नहीं है, इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन भी नहीं है, और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की सैलरी भी यहाँ नहीं है। ठीक है ना, तो आपको ये देखना है कि किसकी नहीं है, किसकी है भी याद कर लीजिए अच्छे से। ठीक है, और ये आर्टिकल्स हैं ये याद करना जरूरी नहीं है इतना। देन थर्ड शेड्यूल आता है। थर्ड शेड्यूल में ओथ है ना, ओथ एंड अफर्मेशंस है। अब यहाँ भी ये याद रखना जरूरी है कि किसकी ओथ है इसमें, किसकी नहीं है। ठीक है, तो पहले हम देख लेते हैं किसकी है। मिनिस्टर्स जितने होते हैं उनकी ओथ है यहाँ पर, ओथ ऑफ ऑफिस भी है और ओथ ऑफ सीक्रेसी भी है। ठीक है, मतलब दोनों ओथ लेते हैं, क्योंकि मिनिस्टर्स क्या करते हैं सीक्रेसी की ओथ भी लेते हैं कि वो चीज़ें सीक्रेट रखेंगे, हर किसी से शेयर नहीं करेंगे पॉलिसीज के बारे में, उनके जो भी डिसीजन है उनके बारे में। ठीक है, तो ऑफिस की ओथ भी यहाँ है और सीक्रेसी की ओथ भी यहाँ पर है। ओके, फिर जो कैंडिडेट जो इलेक्शन में खड़े होते हैं, ठीक है, कोई भी पर्सन अगर आप भी इलेक्शन में कल से खड़े होने वाले हैं तो आपको जो ओथ लेनी है वो यहाँ पर मेंशन है। ठीक है, तो मेंबर्स की भी है यहाँ पर जो ऑलरेडी इलेक्टेड हैं, और जो इलेक्शन के लिए खड़े हुए हैं जो लोग, उनकी यहाँ भी ओथ है। ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जजेस की ओथ यहाँ पर है, और कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की भी यहाँ पर ओथ है। ठीक है, जजेस की ओथ
जजेस की सैलरीज भी हैं और ओथ भी हैं शेड्यूल्स में, ठीक है, और कैग की भी है, ऐसे ही है। किसकी नहीं है ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर प्रेसिडेंट की ओथ नहीं है, वाइस प्रेसिडेंट की भी ओथ नहीं है, गवर्नर की ओथ नहीं है, ठीक है, मेंबर ऑफ इलेक्शन कमीशन और अदर बॉडीज जो भी हैं, अटॉर्नी जनरल, इनकी भी कोई ओथ नहीं है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। प्रेसिडेंट की ओथ और वाइस प्रेसिडेंट की ओथ और गवर्नर की ओथ ये उनके खुद के आर्टिकल्स में है। कौन कौन से आर्टिकल में है ये देख लेते हैं हम। जो प्रेसिडेंट की ओथ है वो आर्टिकल 60 में है, वाइस प्रेसिडेंट की जो है वो आर्टिकल 69 में है, और गवर्नर की है 159 में। ये तीनों आर्टिकल्स में तीनों की ओथ हैं, मतलब शेड्यूल में नहीं है, थर्ड शेड्यूल में इनकी ओथ नहीं है, ये आपको याद रखना है। चलिए ठीक है, ये इंपॉर्टेंट था। इनकी ओथ भी आपको याद रखनी कि क्या ओथ लेते हैं ये, है ना। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट की जजेस की अपन ने ओथ 4 ओथ रहती हैं, है ना, अपन ने देखी थी। फिर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की भी 3 ओथ रहती हैं, ये भी अपन ने देखी थी, वो आपको याद रखना है, ठीक है। फिर फोर्थ शेड्यूल है। फोर्थ शेड्यूल में बताया गया है कि राज्यसभा में जो भी सीट का एलोकेशन हुआ है, ठीक है, किस स्टेट को कितनी सीट मिलेंगी। देखिए यहाँ पर राज्यसभा में जो सीट एलोकेशन होता है वो पॉपुलेशन के बेसिस पर होता है, ठीक है। यूएसए में जस्ट उल्टा है, वहाँ पर ऐसा कोई पॉपुलेशन के बेसिस पर एलोकेशन नहीं है सीट्स का। वहाँ हर स्टेट को 2 सीट्स मिली हैं राज्यसभा में वहाँ की, ठीक है, अपर हाउस में 2 सीट्स मिली हैं। इंडिया में लेकिन ऐसा है कि पॉपुलेशन के बेसिस पर, जैसे कि उत्तर प्रदेश में अगर ज़्यादा पॉपुलेशन है तो उसकी ज़्यादा सीट रहेंगी राज्यसभा में, गोवा में कम पॉपुलेशन है तो उसकी कम सीट रहेंगी राज्यसभा में, ठीक है। तो इस बेसिस पर यहाँ पर सीट का एलोकेशन हुआ है, और ये सीट्स का एलोकेशन कहाँ पर देखने को मिलता है सारे हमको, फोर्थ शेड्यूल में। आपको ये जरूर याद रखना है, ठीक है। यहाँ पर पुंछी कमीशन ने एक रिकमेंडेशन दी थी, पुंछी कमीशन 2007 में बनी थी, ठीक है, और 2010 में इसने रिकमेंडेशन दी थी कि इंडिया में भी यूएस जैसा सिस्टम होना चाहिए, सारे स्टेट्स को इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। मतलब अगर यूपी में 10 सीट हैं तो फिर बाकी दूसरे स्टेट को भी 10 सीट मिलने, मतलब 2-2 सीट या तो बांट दे सबको, तो इक्वल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, पॉपुलेशन के बेसिस पे नहीं होना चाहिए। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि इंडिया में फिर ऐसे जो पॉपुलेशन जो है ना, क्या बोलते हैं कि पॉपुलेशन कम करने के जो मेजर्स ले रही हैं जो गवर्नमेंट, जो स्टेट गवर्नमेंट्स, फिर वो वहाँ पर कहीं ना कहीं इंसेंटिवाइज नहीं होती हैं, डिसइंसेंटिवाइज रहती हैं, फिर वो, है ना, फिर वो काम नहीं करेंगी पॉपुलेशन रोकने के लिए, क्योंकि फिर उनकी सीट्स भी कम होती जाएंगी। नहीं तो ऐसे जैसे कि साउथ और नॉर्थ में ये बहस चलती रहती है, ठीक है। फिर अब हम देखते हैं यहाँ पर फिफ्थ शेड्यूल। फिफ्थ शेड्यूल जो है उसको हम अच्छे से डिस्कस कर लेंगे, बस अभी इतना समझिए, अभी इसी वीडियो में करेंगे डिस्कस अच्छे से, ठीक है। अभी ये समझिए कि ये शेड्यूल एरियाज और शेड्यूल ट्राइब्स के जो भी एरियाज हैं उनको एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ पर कैसा होगा, उनको कैसे रूल करेंगे, ठीक है, वहाँ कैसी गवर्नेंस होगी, ये डिफाइन करता है, ठीक है। और जो सिक्स्थ शेड्यूल है उसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, बस ये 4 स्टेट को लेकर वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर बात है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए डिफरेंस क्या है। यहाँ पर फिफ्थ शेड्यूल में ये 4 स्टेट को छोड़कर बाकी सारे स्टेट में जितने में भी शेड्यूल एरियाज हैं और शेड्यूल ट्राइब्स हैं, ठीक है, वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा रहेगा यहाँ पर डिस्कस होता है। सिक्स्थ शेड्यूल में सिर्फ इन 4 स्टेट्स के ट्राइबल एरियाज का कैसा एडमिनिस्ट्रेशन रहेगा उसके बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। ये 4 अगर एरिया आपको याद रखने हैं तो यहाँ पर आप ATM स्क्वायर, ठीक है, इससे आप याद कर सकते हैं। ए से असम है, टी से त्रिपुरा है, एम से मिजोरम है और मेघालय है। अब मणिपुर भी है लेकिन यहाँ पर ATM विदाउट मनी ना, यहाँ पे विदाउट मनी कर लो, ATM में पैसा नहीं है, तो मणिपुर आप ऐसे एक्सक्लूड कर सकते हो। तो ये 4 हैं, ठीक है, ये स्क्वायर लगा है, ATM स्क्वायर विदाउट मनी, ये आपको याद हो जाएगा। देन आगे देखते हैं, इसको हम अभी डिस्कस करेंगे नीचे। 7th शेड्यूल, ठीक है, तो ये जो 7th शेड्यूल है इसमें क्या है, 7th शेड्यूल फेडरलिज्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, फेडरलिज्म, ठीक है। तो फेडरलिज्म के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर डिवीजन ऑफ पावर है। जो भी 3 लिस्ट है इंडिया में, एक है यूनियन लिस्ट, एक है स्टेट लिस्ट और एक है कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है। तो अब इन 3 लिस्ट में टोटल कितने कितने सब्जेक्ट किसके पास हैं, 100 सब्जेक्ट्स, मतलब 100 ऐसे मैटर्स हैं जिन पर सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट जो है वो लॉ बनाएगी, ठीक है, सीधा सीधा लिख दिया गया है। फिर स्टेट लिस्ट में यहाँ पर 61 है, ठीक है, और उसके बाद कॉन्करेंट लिस्ट में यहाँ पर 52 है, ओके। ओरिजिनली कितने थे, ये इंपॉर्टेंट क्यों है ओरिजिनली देखना और अभी देखना, इससे ये समझ आता है कि धीरे धीरे इंडिया में किस तरीके से शिफ्ट हुआ है, ठीक है, सेंट्रलाइजेशन हुआ है या डिसेंट्रलाइजेशन हुआ है, सेंटर की पावर मजबूत हुई है या स्टेट्स को ज़्यादा पावर मिली है। जैसे कि 97 थे,
है ना यूनियन लिस्ट में वो बढ़ गए, 100 हो गए। मतलब क्या है, मतलब यह है कि सेंटर ने अपने पास ज़्यादा पावर एक्वायर की है। ठीक है, स्टेट के देखो 66 थे, 61 हो गए, मतलब स्टेट्स की पावर कम हुई है। ठीक है, आज़ादी से लेके अभी तक के ये पूरा ऐसा दिखता है, समझ आते हैं। ठीक है, और कॉन्करेंट लिस्ट भी देखो बढ़ी है। कॉन्करेंट लिस्ट में क्या रहता है, ऐसे सब्जेक्ट रहते हैं जिस पर सेंटर और स्टेट दोनों मिलकर सब लॉ बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों मिलकर लॉ बना सकते हैं। तो कई बार ऐसा भी हो सकता है कि सेंटर ने भी वही लॉ बनाया उसी सब्जेक्ट पर, स्टेट ने भी वही बनाया, लेकिन दोनों के लॉ आपस में अपोजिट हैं, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। फिर क्या होगा, तो यहाँ पर सेंटर का लॉ जो है वो प्रिवेल करेगा, वो वहाँ पर आगे हो जाएगा। ठीक है, स्टेट का लॉ वहाँ पर खत्म हो जाएगा। तो मतलब सेंटर का लॉ हमेशा आगे ही रहेगा, है ना। तो ये है, इनकी एंट्रीज भी याद रखनी रहती हैं। कई बार यूपीएससी में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे सब्जेक्ट्स हैं उनके बारे में पूछ लेते हैं कि ये किस एंट्री में है। इनके अंदर एंट्री है, जैसे 100 सब्जेक्ट है मतलब 100 एंट्रीज हैं टोटल। ठीक है, जैसे टेली कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन, कॉमर्स, इंटर स्टेट कॉमर्स, ऐसे करके पूरा है। ठीक है, फिर यहाँ पार्लियामेंट के पास अथॉरिटी होती है यूनियन लिस्ट के लिए। ठीक है, स्टेट लेजिस्लेचर के लिए रहती है, सब्जेक्ट लिस्ट के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। जैसे कि कुछ यहाँ पर सब्जेक्ट्स हैं, देखो एक अमेंडमेंट हुआ था इसमें, ये याद रखना है आपको, 1976 में 42nd अमेंडमेंट। ठीक है, 42nd अमेंडमेंट से 5 सब्जेक्ट जो हैं, ये वाले 5 है ना, तो ये स्टेट लिस्ट से उठाकर कहाँ कर दिए, कॉन्करेंट लिस्ट में। जो हमने देखे ना कॉन्करेंट लिस्ट में कुछ सब्जेक्ट्स बढ़े हैं, तो वो यहाँ देखिए ये वाले थे जिससे बढ़े। वेट एंड मेजर्स को कॉन्करेंट में कर दिया, फॉरेस्ट को, एजुकेशन को, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ को, और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सबॉर्डिनेट कोर्ट। तो ये सबॉर्डिनेट कोर्ट जो है वो स्टेट का पार्ट नहीं है, स्टेट लिस्ट का पार्ट नहीं है, ये कॉन्करेंट लिस्ट का पार्ट है। ठीक है, ये कब हो गया था, 1976 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। इस अमेंडमेंट को क्या बोलते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोल देते हैं, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, तो हम एक आध दिन एक पूरी क्लास हम इसी अमेंडमेंट पर रख लेंगे कि इस अमेंडमेंट में कौन कौन से अमेंडमेंट्स आए थे। ठीक है, चलिए 8 शेड्यूल में लैंग्वेज हैं। ठीक है, इंडिया में कौन कौन सी लैंग्वेज हैं उनको रिकॉग्नाइज किया है एक तरीके से। ठीक है, इंडिया में तो बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं। ठीक है, कम से कम 3-4 हज़ार लैंग्वेज होंगी, है ना, लोकल डायलेक्ट्स अगर मिलाएं तो 3-4 हज़ार लैंग्वेज होंगी। लेकिन कुछ यहाँ पर 22 लैंग्वेज है ऑलमोस्ट। ठीक है, ये देखिए 22 लैंग्वेज है, इनको रिकॉग्नाइज किया गया है। ठीक है, बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। कौन कौन सी हैं ये, इतनी सारी हैं, इनको एक बार पढ़ जरूर लेते हैं। बंगाली है, देखो असमीज़ है, बंगाली है, गुजराती है, हिंदी है, कन्नड़ है, कश्मीरी है, कोंकणी है, मलयालम है, मणिपुरी है, मराठी है, नेपाली है, उड़िया है, पंजाबी है, संस्कृत है, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी। ठीक है, अब इनको आपको पढ़ना जरूर है एक बार। देन उसके बाद आपको आपको ये याद रखना कि कौन सी नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में हमेशा वही कंफ्यूज होगा, है ना, जो नहीं पढ़ के जाएगा कि इतनी सारी तो याद नहीं रहेंगी, रहेंगी भी तो कंफ्यूज हो सकता है कोई भी। तो आपको याद रखना है कौन सी नहीं है। सबसे कॉमन जो लैंग्वेज है वो है इंग्लिश। ठीक है, इंग्लिश नहीं है इसमें। सबको लगेगा कि वो तो होनी चाहिए, इंग्लिश नहीं है क्योंकि वो इंडियन लैंग्वेज नहीं है एक तरीके से, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। ठीक है, हिंदी और संस्कृत दोनों है ना, हिंदी और संस्कृत दोनों है, याद रखना है आपको। इंग्लिश नहीं है लेकिन इसमें। ठीक है, अब यहाँ पर और क्या चीज़ है याद रखने की, क्लासिकल लैंग्वेज का भी यहाँ पर कॉन्सेप्ट आता है। ठीक है, क्लासिकल लैंग्वेज का क्या कॉन्सेप्ट है, इंडिया में पहले कितनी लैंग्वेजेस थी, 6 लैंग्वेज थी, 5 थी, फिर 6 हुई, और अब कितनी हो गई, 11 हो गई हैं क्लासिकल लैंग्वेज। ठीक है, हम क्लासिकल लैंग्वेज देख लेते हैं एक बार। क्लासिकल लैंग्वेज देखने से पहले हम इन इसको समझ लेते हैं, ये बाद में धीरे धीरे ऐड हुई हैं। ठीक है, स्टार्टिंग में थोड़ी थी, फिर बाद में 4-5 ऐड हुई हैं। ठीक है, तो सिंधी ऐड हुई है 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1967 से। ठीक है, फिर यहाँ पर 71st अमेंडमेंट से 1992 में कोंकणी, मैती, है ना, और नेपाली 3 ऐड हुई हैं यहाँ पर। ओके, फिर 92 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से 2003 में 3-4 हो गई यहाँ पर, 4 है ना, तो ये 4 और एक ही है। तो ये इतनी नई ऐड हुई हैं, बाकी ओरिजिनल थी, बाकी ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में थी। और जो ऐड हुई हैं ये 7 है ना, सॉरी 8 जो ऐड हुई हैं वो आपको याद रखना है। इनका आपको क्रोनोलॉजी याद रखनी है, सीक्वेंस, क्योंकि पिछले साल ही क्वेश्चन में यूपीएससी में आ गया था क्वेश्चन कि लेटेस्ट कौन सी ऐड हुई है। लेटेस्ट इसमें से देखो आप कौन सी ऐड हुई हैं, ये ऐड हुई हैं। ठीक है, लेटेस्ट 4 ऐड हुई हैं, बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली, ये लेटेस्ट ऐड हुई हैं। ठीक है, सबसे फर्स्ट में कौन सी ऐड हुई थी, सिंधी, कोंकणी, मैती और नेपाली, ये 3 बीच में ऐड हुई हैं। ठीक है, आपको ये याद जरूर रखना है। अब चलिए हम क्लासिकल लैंग्वेज देख लेते हैं। क्लासिकल लैंग्वेज देखिए ये है ना, 2000 अभी
25 में 26 में सब है ना, 2026 में ये स्टेटस है पूरा क्लासिकल लैंग्वेज का, आपको दिख रही होगी थोड़ा सा है ना। तो ये पाली, ठीक है, प्राकृत, और ये कौन सी है, ये बंगाली, ये मराठी, असमीज, उड़िया, मलयालम, कन्नड़, तेलुगु, संस्कृत और तमिल, ठीक है। तो आपको ये लैंग्वेजेस हैं, ये कितनी हैं, 11 हैं टोटल। ओके, तो इनको आपको याद रखना है कि ये क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं, ठीक है। इनमें से क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सी, जैसे तमिल है, संस्कृत है, ठीक है, उड़िया है, पाली है, प्राकृत है, ये आपको सारी याद रखनी, बंगाली है, ठीक है। तो मराठी, बंगाली, असमीज, ये सब, राजस्थानी नहीं है इसमें, ठीक है, राजस्थानी नहीं है और कश्मीरी नहीं है, ऐसी लैंग्वेजेस कुछ नहीं है, ठीक है। बाकी ये हैं। क्या क्राइटेरिया है किसी भी लैंग्वेज को क्लासिकल बोलने के लिए, ये है यहाँ पर, ठीक है। ये क्राइटेरिया है कुछ जिससे आप किसी लैंग्वेज को क्लासिकल लैंग्वेज बना सकते हैं। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी लैंग्वेज को क्लासिकल लैंग्वेज कब बनाती है, जब उसकी हाई एंटिक्विटी हो, मतलब बहुत पुरानी लैंग्वेज हो, कम से कम 1500 या 2000 साल पुरानी लैंग्वेज हो वो। सेकेंड पॉइंट में एंशिएंट लिटरेचर उसका होना चाहिए कुछ ना कुछ, ठीक है। और फिर थर्ड पॉइंट है कि उसका नॉलेज टेक्स्ट होना चाहिए जिसमें प्रोज और पोएट्री वगैरह भी होनी चाहिए, एपिग्राफिकल या इंस्क्रिप्शनल एविडेंस मिलने चाहिए। उस लैंग्वेज को यहाँ पर हम क्लासिकल लैंग्वेज डिफाइन कर देते हैं, ठीक है। क्लासिकल लैंग्वेज का जो लिटरेचर है वो डिस्टिंक्ट रहना चाहिए आज के टाइम से, ठीक है। यहाँ डिसकंटिन्यूटी का होना बहुत जरूरी है, ये वाला पॉइंट एक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग इस पॉइंट को नहीं पढ़ेंगे तो आप जरूर है इसको गलत लगाएंगे, ठीक है। पढ़िए एक बार, क्लासिकल लैंग्वेज एंड इट्स लिटरेचर में बी डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स करंट फॉर्म और शो अ डिसकंटिन्यूटी विद द लेटर फॉर्म एंड ड्राइव्ड फ्रॉम द ओरिजिनल। तो मतलब ओरिजिनल और करंट फॉर्म अभी जो चल रहा है उसमें डिसकंटिन्यूटी होनी चाहिए, उसमें कुछ डिस्टिंक्शंस होने चाहिए, ठीक है। अगर कंटिन्यूअस है तो वो वहाँ पर क्लासिकल लैंग्वेज नहीं मानी जाएगी। क्लासिकल लैंग्वेज कब मानी जाएगी, जब वो डिसकंटिन्यू रहेगी, ठीक है। ये चीज़ आपको अच्छे से याद रखना है। आगे देखते हैं नाइन्थ शेड्यूल। नाइन्थ शेड्यूल में क्या है, नाइन्थ शेड्यूल फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट से ऐड किया गया था, ठीक है। इसमें कुछ ऐसे लॉज हैं, कुछ ऐसे एक्ट हैं जिनको प्रोटेक्ट किया गया है जुडिशल रिव्यू से, ठीक है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट कर रहे हैं कहीं ना कहीं, या किसी भी उसके फंडामेंटल राइट को, किसी प्रोविजन को यहाँ पर वो वायलेट करते हैं, और उस वजह से उनको नल एंड वॉइड किया जा सकता है बाय द जुडिशरी। लेकिन उससे बचाने के लिए नाइन्थ शेड्यूल बनाया गया जिसमें ये बोला गया कि इसमें जो भी लॉज रहेंगे वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस को अगर वायलेट भी कर रहे हैं और अगर फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट भी हैं तब भी वो नल एंड वॉइड नहीं होंगे, ठीक है। राइट टू प्रॉपर्टी ऐसा एक राइट था, ठीक है, उसको ही हटा दिया गया बाद में फिर तो ये इसमें आता है, ठीक है। देन इनको ऐड किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, फर्स्ट अमेंडमेंट से ऐड किया गया था। हालांकि 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला, 2007 में है ना, आईआर कोहिलू केस में 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज़ बहुत स्पष्ट कर दी, क्लियर कर दी कि ऐसा कोई भी लॉ नहीं है कंट्री में, ऐसे कोई भी लॉ आगे बनेगा भी नहीं इस कंट्री में जिस पर जुडिशल रिव्यू ना हो सके। मतलब हर लॉ पर जुडिशल रिव्यू होगा। और यहाँ पर 24 अप्रैल 1973 की डेट बता दी गई कि इससे पहले वाले लॉज को चलो मान लेते हैं हम, उस पर रिव्यू नहीं करेंगे, लेकिन इसके बाद वाले जितने भी लॉज आएंगे, जितने भी एक्ट आएंगे, भले फिर वो 9th शेड्यूल में हो या कहीं भी हो, उन पर जुडिशल रिव्यू होगा ही होगा, ठीक है। ये डेट क्यों चुनी गई, क्योंकि इस दिन इससे पहले वाले जो भी केसेस थे उसको केशवानंद भारती केस जो था, केशवानंद भारती केस 1973 का केस था, उसमें सॉल्व कर दिया गया था, ठीक है। तब तक रिव्यू कर लिए गए थे उससे पहले वाले लॉज, इसके बाद वाले ओपन हैं जुडिशल रिव्यू के लिए। फिर क्या है आगे, एंटी डिफेक्शन लॉ, ठीक है। 10th शेड्यूल में है एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन लॉ क्यों आया गया, क्योंकि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं या मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर हैं, स्टेट्स लेजिस्लेचर, वो लोग यहाँ पर पार्टीज बहुत जल्दी जल्दी चेंज कर रहे थे पावर के लिए, ठीक है। वो लोग इनस्टेबिलिटी क्रिएट कर रहे थे गवर्नमेंट में, ठीक है। ऐसे कुछ लोग हैं जो पार्टी बदल लेते हैं, दल बदलू जिनको बोलते हैं, आया राम गया राम, ठीक है। 1967 के बाद से ये ट्रेंड ज़्यादा देखा गया, 1967 से ये ट्रेंड बहुत ज़्यादा देखा गया जब कोalition गवर्नमेंट देखी गई, ठीक है, इंडिया में। तो फिर यहाँ पर इसके लिए 1985 में, ठीक है, 1985 में ये लॉ लाया गया, एंटी डिफेक्शन लॉ 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। इसमें ये बोला गया कि कोई भी पर्सन अगर पार्टी को छोड़ रहा है, ठीक है, और पार्टी चाहे तो उस पर्सन को फिर वो डिफेक्ट कर सकती है, उसको अपना सीट छोड़नी पड़ेगी उस पर्सन को, ठीक है, जो भी एक पार्टी को चेंज करके दूसरी पार्टी में जा रहा है, ठीक है। ये चीज़ इसमें थी। ये लॉ किस पर नहीं लगता है ये देख लीजिए, ठीक है।
स्पीकर पे नहीं लगता है, डिप्टी स्पीकर पे नहीं लगता है, ठीक है, और चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन पे नहीं लगता है स्टेट असेंबली के, और डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। यहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट की बात नहीं की गई है, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है कि वाइस प्रेसिडेंट की स्पेसिफिकली यहाँ कोई बात नहीं है कि इस पर लगेगा या नहीं लगेगा, मतलब इस बारे में कोई बात नहीं हुई है, ठीक है। बाकी सब पे ये लगेगा इन लोगों को छोड़कर, ठीक है, याद रखना है। और ये एंटी डिफेक्शन लॉ में जो भी मुद्दा आएगा, जो भी केस आएगा, ठीक है, उसके बारे में डिसीजन कौन देगा, कंप्लीट फाइनल डिसीजन किसका रहेगा, वो रहेगा स्पीकर का, ठीक है। मतलब स्पीकर ऑफ द लोकसभा या चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, जिस हाउस में वो है, ठीक है, मेंबर जिस हाउस में डिफेक्ट हो रहे हैं, एंटी डिफेक्शन लॉ लग रहा है, उस हाउस का जो भी लीडर रहेगा, है ना, चेयरमैन रहेगा, जैसे कि लोकसभा में स्पीकर होता है, ठीक है, राज्यसभा में चेयरमैन होता है, तो ये लोग ही डिसाइड करेंगे, फाइनल डिसीजन यही देंगे, ठीक है। चलिए, और यहाँ पर कोई टाइमिंग भी नहीं है ना। सबसे अभी जो करंट इश्यूज में चल रहे हैं वो यही है कि कोई लोग जो है वो, मतलब फॉर एग्जांपल अगर रूलिंग पार्टी में कोई पर्सन आ रहा है, ठीक है, जो नॉन रूलिंग पार्टी से रूलिंग पार्टी में कोई पर्सन आ रहा है डिफेक्ट होके, तो उस पर ये केस नहीं लगा रहे हैं ये लोग, ठीक है, जो रूलिंग पार्टी के जो स्पीकर होता है। लेकिन जो रूलिंग पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में अगर जा रहा है तो फिर उस पर ये केस लग जाता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये इसका टाइम डिसाइड नहीं है, ठीक है, और ये फाइनल किसके पास है, इसका डिसीजन वो स्पीकर के पास है, तो ये पॉलिटिकली थोड़ा सा मिसयूज होता है, ठीक है। सॉरी, चलिए आगे देखते हैं। इससे रिलेटेड कुछ पार्लियामेंट्री टर्म है, जैसे कि क्रॉसिंग द फ्लोर। क्रॉसिंग द फ्लोर का मतलब होता है एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाना। होल्डिंग द फ्लोर मतलब होता है फ्लोर मतलब सदन में, ठीक है, पार्लियामेंट हाउस में बोलना, ठीक है, वहाँ पर स्पीच देना, उसको होल्डिंग द हाउस, आप होल्ड कर रहे हैं हाउस, मतलब आप बोल रहे हैं। ईल्डिंग द हाउस मतलब प्रेसिडेंट एक पर्सन से दूसरे पर्सन को बोले कि अब आपकी बारी, आप बोलिए, तो ईल्ड कर लिया है ना फ्लोर, किसने, दूसरे पर्सन ने, और ये कौन करता है, स्पीकर करता है, ठीक है। तो ये कुछ टर्म्स हैं, ओके। अब हम देखते हैं नाइन्थ शेड्यूल। नाइन्थ शेड्यूल यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये लोकल बॉडीज के लिए है, ठीक है, लोकल बॉडीज के लिए है, ये पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के लिए है। इसमें टोटल 29 मैटर्स हैं जिन पर पंचायत लॉ बना सकती है या रूल्स बना सकती है अपने, ठीक है। ये कब ऐड हुए थे, 1992 में, 24 अप्रैल को, ठीक है। इसी दिन इसको पंचायती राज डे भी मनाया जाता है, 24 अप्रैल को, ठीक है, याद रखना है। फिर 12th शेड्यूल में है म्यूनसिपैलिटी, जिसमें 18 मैटर्स हैं, 18 मैटर्स में म्यूनसिपैलिटीज अपने लॉ बना सकते हैं, रूल्स बना सकते हैं, ठीक है, और ये यहाँ पर 1992 में ही ऐड हुए थे। चलिए अब हम देख लेते हैं ये शेड्यूल एरियाज, ठीक है, 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल, ठीक है। यहाँ पर 10 स्टेट्स में ये लगता है, पूरे स्टेट में नहीं लगता है ये, उसके कुछ रीजन्स रहते हैं, शेड्यूल एरिया या ट्राइबल एरिया, वहाँ पर ये लगता है, वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन कैसा चलेगा वो बताते हैं, ठीक है, उनको थोड़ा सा ऑटोनॉमी दी जाती है। ये आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, तेलंगाना, ठीक है, ये स्टेट्स हैं। ये देखिए यहाँ के ये सारे स्टेट्स कवर हो जाते हैं, ठीक है। सेंट्रल इंडिया के और साउथ इंडिया में ये आंध्र प्रदेश है, और फिर ये हिमाचल प्रदेश है। यहाँ पर उत्तराखंड नहीं है इसमें, याद रखना है आपको, ठीक है, उत्तराखंड नहीं है, ओके। ये कौन इनको बनाता है, ठीक है, इनको कौन क्रिएट करता है, ये प्रेसिडेंट करता है, ठीक है, प्रेसिडेंट यहाँ पर डिक्लेयर करता है, ओके, शेड्यूल एरियाज को, और उसके बाद उनसे रिलेटेड कमीशन भी वही बनाता है, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या क्राइटेरिया है जिसके बेसिस पर ऐसे एरियाज़ को डिफाइन किया जाएगा, तो ये एक तो ट्राइबल पॉपुलेशन होनी चाहिए, उसकी रीजनेबल साइज रहनी चाहिए, वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव एंटिटी रहना चाहिए, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक या ताल्लुक कुछ बनाना पड़ेगा, और फिर इकोनॉमिक बैकवर्डनेस ये एक क्राइटेरिया है, ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है आपको। प्रेसिडेंट यहाँ पर बनाता है शेड्यूल एरियाज को, उनको बढ़ा सकता है, कम कर सकता है, जो भी है सारी चीज़ें वो कर सकता है, गवर्नर के साथ कंसल्ट करके, उस स्टेट के गवर्नर के साथ कंसल्ट करेगा और वो ये चीज़ें कर सकता है, ठीक है। और स्टेट की और सेंटर की एग्जीक्यूटिव पावर चलती हैं वहाँ पर, ऐसा नहीं है कि स्टेट की और सेंटर की एग्जीक्यूटिव पावर वहाँ पर खत्म हो जाती हैं, वो रहती हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो गवर्नर है वो कुछ भी कर सकता है, ठीक है, मतलब उनके लॉज को अमेंड कर सकता है, चेंज कर सकता है, जो भी है, ठीक है। यहाँ पर ट्राइबल्स एडवाइजरी काउंसिल बनती है ना, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल TAC बनती है, ठीक है, बहुत सारे मैटर्स देखती है उस एरिया के, जिस एरिया को भी डिफाइन किया गया है शेड्यूल्ड एरिया, है ना, गवर्नर के साथ मिलकर, ओके। तो ये चीज़ है, गवर्नर के पास यहाँ पर काफ़ी पावर रहती है लेजिस्लेचर को लेकर, ठीक है, गवर्नर यहाँ की चीज़ें डिसाइड करता है गवर्नर, लेकिन याद रखना प्रेसिडेंट इनको बनाता है, ठीक है। ये जो एरियाज है इनको कौन बनाता है, कम करता है, जो भी चेंज करना है वो प्रेसिडेंट करता है, ठीक है, ये याद रखना है आपको। गवर्नर और TAC, तो TAC और गवर्नर मिलकर फिर वो एरियाज में अंदर कुछ भी कर सकते हैं, जैसे कि रूल्स बनाना है, रेगुलेशन बनाना है, ठीक है, कोई भी लॉ बनाना है वो भी, या लॉ अमेंड करना है, ये सब
इसमें पंचायती राज जो एक्ट है, ठीक है, जो 1992 में आया था, वो यहाँ नहीं लगता इन एरियाज़ में। यहाँ दूसरा एक्ट लगता है, वो है पैसा एक्ट, ठीक है। ठीक है, पैसा एक्ट जो है 1996 में आया था, तो ये यहाँ स्पेशल एरियाज़ के लिए बनाया गया है, तो वो यहाँ पर लगता है, ठीक है। ओके, अब आते हैं 6th शेड्यूल पर। 6th शेड्यूल पर सिर्फ 4 स्टेट आते हैं, ठीक है। ATM विदाउट मनी, है ना, मतलब मणिपुर नहीं है इसमें, ATM स्क्वायर है, ये मेघालय और मिजोरम है, ठीक है। इसमें ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनती हैं, ठीक है, और ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट, ऑटोनॉमस रीजन काउंसिल है और ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, ये दो तरीके से काउंसिल बनती हैं, ठीक है। ये इसमें ज़्यादा ऑटोनॉमी होती है, 5th शेड्यूल से ज़्यादा ऑटोनॉमी इनके पास होती है, ज़्यादा पावर इनके पास होती है, ठीक है। इसमें पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर के एक्ट नहीं लगते हैं डायरेक्टली या मॉडिफाई होके, ठीक है, मतलब या तो मॉडिफाई होके लगेंगे या डायरेक्टली लगेंगे तो बताए जाएंगे, ठीक है, या तो वो मॉडिफाई होके लगेंगे, ऐसे डायरेक्टली अप्लाई नहीं होते हैं यहाँ पर। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स और जो रीजनल काउंसिल्स हैं उनके पास काफ़ी सारी पावर होती हैं, ठीक है। इसके मेंबर देख लेते हैं, 30 मेंबर होते हैं डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में, जिसमें से 26 इलेक्टेड होते हैं और 4 नॉमिनेटेड रहते हैं गवर्नर के थ्रू, ठीक है। गवर्नर की एक्शन पे यहाँ पर लॉज वगैरह बनाए जाते हैं इन मैटर्स में, ठीक है। रिजर्व फॉरेस्ट में ये लॉ नहीं बना सकते हैं, ये याद रखना है आपको। इस पर ये विलेज या डिस्ट्रिक्ट काउंसिल कोड भी बना सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का यहाँ पर जुरिडिक्शन रहेगा ही रहेगा। चलिए, ठीक है, ये चीज़ है। टोटल कितने एरियाज़ में है ये? यहाँ पर गवर्नर कमीशन बनाता है, वहाँ हमने देखा था प्रेसिडेंट कमीशन बना रहा था, यहाँ गवर्नर कमीशन बना सकता है। और यहाँ पर असम में 3 है, त्रिपुरा में 1 है, और मेघालय में 3 है, और मिजोरम में 3 एरियाज़ हैं, मतलब सब में 3 एरियाज़ है, त्रिपुरा में बस 1 एरिया है। ट्राइब मतलब ये ऐसी काउंसिल्स बनाई गई हैं जो, ठीक है, तो ये आपको याद रख लेना है थोड़ा बहुत, बस इसमें इतना ज़्यादा और याद रखने की ज़रूरत नहीं है। बस यहाँ पर ये वाला हमारे शेड्यूल वाला पार्ट कंप्लीट हो जाता है। मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।